दोस्तों, इंडिया और चाइना की बॉर्डर पे जो तनाव की स्थिति पैदा हुई है, आज हम उसके बारे में फैक्ट्स को चेक करेंगे और आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि यह तनाव की स्थिति किस वजह से उत्पन्न हुई है और क्या चाइनीज मिलिट्री इंडियन टेरिटरीज के अंदर घुस आई है, चाइना ऐसा क्यों कर रहा है और देखेंगे कि अगर इंडिया और चाइना के बीच में वॉर होती है तो इसके क्या परिणाम होंगे, कौन सा कंट्री किसके साथ जाएगा और क्या ये वॉर एक वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट होती है। तो आइए जानते हैं। आप लोगों ने एलओसी के बारे में तो बहुत बार सुना होगा। एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, यह वह लाइन है जो इंडिया और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को सेपरेट करती है। एलओसी बहुत ही क्लियरली डिफाइंड है, लेकिन जब हम बात चाइना की करते हैं तो चाइना के केस में इंडिया और अक्साई चीन के बीच में जो बॉर्डर है, यानी कि जो लाइन अक्साई चीन और जम्मू कश्मीर के बीच में है, उस लाइन को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। यह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 1962 के इंडो चाइना वॉर के बाद डिफाइन की गई थी। लेकिन हाँ, इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं, जिसकी वजह से इंडिया और चाइना के बीच में रेगुलर क्लैशेस होते रहते हैं। जिन दोस्तों को नहीं पता, अक्साई चीन एक्चुअल में इंडिया का ही पार्ट है, जो कि 1962 वॉर के बाद चाइना ने कब्जा कर लिया था। अक्साई चीन यानी कि सफ़ेद रेगिस्तान, यह 38,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का एक एरिया है जो कि लद्दाख के नॉर्थ में स्थित है। एलएसी की एक्चुअल लेंथ 3488 किलोमीटर्स है एंड एलएसी इज नॉट डीमार्केटेड। यह क्लियरली डिफाइंड नहीं है, यानी कि इंडियन क्लेम्स और चाइनीज क्लेम्स के बीच में काफ़ी सारी डिस्क्रिपेंसीज मौजूद हैं। जैसे कि अगर चाइना क्लेम करता है कि उसकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक पर्टिकुलर एरिया में यहाँ तक है, तो हो सकता है कि उसी एरिया में इंडियन क्लेम हो कि उसकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ है। तो इन दोनों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल्स की डिस्क्रिपेंसीज के बीच में जो एरिया बनता है, इसे एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शंस कहा जाता है। और यह ग्रे एरिया ही नॉर्मली ये जो क्लैशेस हम देखते हैं इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शंस में दोनों कंट्रीज के ट्रूप्स पेट्रोलिंग करते हैं और जब ये पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं और ऑपोजिट कंट्री का ट्रूप वहाँ पे उन्हें दिखाई देता है, तो यह एक कॉमन प्रैक्टिस है जो कि वे ऐसे टाइम पे फॉलो करते हैं। जैसे कि वे एक दूसरे को बैनर्स शो करते हैं जिस पे लिखा होता है दैट यू आर इन चाइनीज टेरिटरी, प्लीज गो बैक टू योर कंट्री, और इंडियन मिलिट्री ऐसा बैनर शो करती है, उसमें लिखा होता है दैट यू आर इन इंडियन टेरिटरी, प्लीज गो बैक टू योर ओन टेरिटरी। और बात पिछले कुछ सालों की करें तो इंडिया ने अपने इक्विपमेंट्स को काफ़ी अपग्रेड किया है और पेट्रोलिंग की फ्रीक्वेंसी को भी काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है, तो इससे ये क्लैशेस और ज़्यादा होने लगे हैं। प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट के सिनेरियो में हम बात करते हैं पैंगयोंग सो यानी कि पैंगयोंग लेक के बारे में। सो एक तिब्बतन वर्ड है जिसका मतलब लेक होता है। पैंगयोंग लेक एक अप्रोक्सीमेटली 135 किलोमीटर लंबी लेक है, जिसका करीब करीब 30% एरिया इंडियन टेरिटरी में पड़ता है और रेस्ट ऑफ द एरिया लाइज इन चाइनीज टेरिटरी। तो करंट जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पैंगयोंग लेक के नॉर्दर्न बैंक्स पे चल रहा है। इस नॉर्दर्न बैंक्स पे डिफरेंट फिंगर्स बनी हुई हैं, फिंगर 1, 2, 3, 4 अप टू फिंगर 8, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे ग्रे एरिया फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 तक का है, क्योंकि इंडियन क्लेम्स के अकॉर्डिंग एलएसी फिंगर 8 से पास होकर गुजरती है, जबकि चाइनीज क्लेम्स का कहना है कि एलएसी फिंगर 4 से पास होकर गुजरती है। तो इसी वजह से इंडियन ट्रूप्स फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते हैं और चाइनीज ट्रूप्स भी फिंगर 8 से फिंगर 4 तक भी पेट्रोलिंग करते हैं। यह पेट्रोलिंग दोनों टाइप से होती है, either by foot or by the boats that are present in the Pangyong Lake। और इसी पेट्रोलिंग के दौरान दोनों आर्मीज के बीच में कॉन्फ्रंटेशन होती है।
तो इस बार भी कुछ इसी प्रकार की कॉन्फ्रंटेशन हुई है, लेकिन इस बार डिफरेंस यह है कि 5 मई 2020 को चाइनीज आर्मी फिंगर 5 तक पहुंची थी जहां पे कॉन्फ्रंटेशंस हुई, लेकिन लेटर मई 10 के अराउंड चाइनीज आर्मी फिंगर 4 तक भी पहुंची हुई है, जहां पे इंडियन सोल्जर्स के साथ कॉन्फ्रंटेशन हुई, स्टोन पेल्टिंग हुई और हाथों से फाइट भी की गई, जिसमें कि 11 सोल्जर्स इंजर्ड हुए। तो अब सवाल ये आता है कि क्या प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ पैंगयोंग लेक तक ही सीमित है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में 3 ऐसे पोजीशंस हैं जहां पे चाइना ने इंडियन आर्मीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया है। एक था पैंगयोंग लेक, लेकिन बाकी 2 के बारे में अभी हम नेक्स्ट फैक्ट में जानेंगे। जो सेकंड लोकेशन है जहां पे चाइना के सोल्जर्स ने इंट्रूजन किया है वह है गैलवन वैली। गैलवन वैली में या गैलवन हाइट्स पे चाइनीज सोल्जर्स का प्रेजेंट होना काफी गंभीर सवाल उठाती है, क्योंकि यहाँ से चाइनीज सोल्जर्स उस रोड पर पूरी तरीके से नजर रख सकते हैं जो कि इंडिया ने शियोक और डरबुक से दौलत बेग ओल्डी तक बनाया है। यह एक 255 किलोमीटर लंबा रोड है जो कि इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली काफी इम्पोर्टेंट है। अब गैलवन पहाड़ी पे चाइनीज ट्रूप्स मौजूद हैं, इस वजह से चाइनीज मिलिट्री इस रोड पर आर्टिलरीज और कैनन से डायरेक्ट फायर कर सकते हैं। अगर वे चाहें तो इंडिया को इस रोड का यूज करने से भी रोक सकते हैं। गैलवन पहाड़ी पर चाइना के करीब 2 बटालियंस मौजूद हैं जो कि इंडिया के लिए काफी ज्यादा डिसएडवांटेजियस है। अब देखने वाली बात यह है कि गैलवन पहाड़ी पे जो LAC है वो चाइनीज और इंडियन दोनों के लिए लगभग समान है। वो गैलवन पहाड़ी से काफी हटके है, लेकिन चाइना ने इंडियन टेरिटरीज में इंट्रूजन करके अपनी ही LAC के क्लेम को वायलेट किया है। और बात थर्ड लोकेशन की करें तो वो है हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स एक जगह है जो कि लद्दाख में ही मौजूद है। जानकारों का यह कहना है कि यह थर्ड लोकेशन उतनी स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट नहीं है। चाइना ने इस लोकेशन में इंट्रूजन सिर्फ इंडियन सोल्जर्स को मल्टीपल लोकेशंस में उलझा के रखने के लिए किया है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल HS पेनाग ने ANI को बताया कि डिफरेंट लेवल्स पर मीटिंग्स कॉन्टिन्यूसली चल रही है, जिसमें कॉर्प्स कमांडर लेवल टॉक्स और लोकल लेवल पर मीटिंग्स बिटवीन कमांडर्स और इक्विवेलेंट रैंक्स शामिल हैं। और सोर्सेज के अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट भी अपने लेवल पर इस इशू को पीसफुली सुलझाने के लिए प्रयास कर रही है। वैसे तो चाइना की अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ हमेशा से यही स्ट्रैटेजी रही है, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन चाइना की तरफ से हुई हाल ही में एक्सटेंडेड इंट्रूजन्स के पीछे एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग मल्टीपल थियरीज हैं। कुछ का मानना है कि चाइना ऐसा इसलिए कर रहा है कि वह अपना ऑब्जेक्शन दिखाना चाहता है उस रोड के अगेंस्ट जो कि हमने उत्तराखंड के लिपुलेख एरिया में बिल्ड किया है या जिसका कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। एक दूसरी थियरी की माने तो चाइना ऐसा बस ध्यान को भटकाने के लिए कर रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि करंट पैंडेमिक सिचुएशन के बाद पूरी दुनिया के साथ साथ उसके अपने नागरिक भी उसके अगेंस्ट होते जा रहे हैं। तो इसी चीज से सभी का माइंड डाइवर्ट करने के लिए चाइना ऐसा कर रहा होगा। एक और थियरी है जिसकी माने तो चाइना ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको इस बात से ऑब्जेक्शन है कि इंडिया ने लास्ट ईयर 5 अगस्त को जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा के जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी और वहीं लद्दाख को एक डिफरेंट यूनियन टेरिटरी बना दिया था, और लद्दाख में अक्साई चीन को भी इंडिया का पार्ट ही दोबारा से दिखाया था, और ऐसा इंडिया ने यूनिलैटरली ही किया था। तो इस बात से चीन बिल्कुल भी खुश नहीं था और उसके बाद से ही इंट्रूजन्स को बढ़ाने की स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि चाइनीज मिलिट्री इंडियन मिलिट्री से
बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो ऐसा गलत है। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स। इंडिया के पास अभी 14 लाख सैनिक मौजूद हैं, जबकि 2015 के बाद चाइना ने अपने सैनिकों की संख्या में निरंतर कटौती की है और रिपोर्ट्स की माने तो एट प्रेजेंट चाइना के पास सिर्फ 10 लाख सैनिक ही बचे हैं। इसके अलावा एक और कमी यह है कि 1979 से 2015 तक चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू थी और इसकी वजह से चीन की सेना में मौजूद ज़्यादातर सैनिक अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हैं और ऐसे में मुमकिन है कि युद्ध के समय में चीनी सैनिक अपने देश से पहले अपने परिवार के बारे में सोचेंगे और वो इतनी प्रबल इच्छा शक्ति से युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। और चीन की सेना की एक और बड़ी कमी यह है कि चीन ने लास्ट बार युद्ध 41 इयर्स पहले लड़ा था और यह युद्ध वियतनाम के साथ लड़ा गया था और इस युद्ध में भी चीन की सेना की हार हुई थी। जी हाँ, 1979 में यह युद्ध हुआ था जिसमें वियतनाम के हाथों चाइना को हार का सामना करना पड़ा था। तो इसके हिसाब से अब चीन की सेना में कोई भी जवान या फिर कोई भी अधिकारी शायद ही ऐसा बचा होगा जिसे युद्ध लड़ने का एक दिन का भी या फिर एक घंटे का भी एक्सपीरियंस होगा, यानी बिल्कुल ही अनुभवहीन सेना है। यहाँ दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया ने 21 वर्ष पहले ही 1999 में कारगिल में पाकिस्तान को बहुत ही बुरी तरीके से हराया था। भारतीय सेना को दुश्मन के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने का भी अनुभव है और आपने यह भी देखा होगा कि भारत में हर समय कोई ना कोई मोर्चे जरूर खुले रहते हैं। भारत की सेना 2400 घंटे 7 दिन 365 दिन आतंकवादियों से संघर्ष करती है। हमारे बहुत सारे बॉर्डर्स खुले हुए हैं, पाकिस्तान के साथ हमारी लगातार कुछ ना कुछ लड़ाई चलती रहती है। और अंदर की बात भी करें तो यहाँ पे कहीं माओवादी होते हैं, कहीं नक्सलवादी होते हैं और नॉर्थ ईस्ट में भी जाएं तो वहाँ पे भी हमेशा कुछ ना कुछ एक्शन जरूर चलता रहता है। यानी हमारी जो सेना है वो लगातार कॉम्बैट के मोड में रहती है और चीन जिन सैनिकों के बल पर भारत से युद्ध की धमकी देता है, असल में वे सैनिक युद्ध के काबिल ही नहीं है। खुद चीन ने यह माना है कि उसके 20% सैनिक युद्ध लड़ने के लिए फिट नहीं है, यानी 20% सैनिकों के वजन ज्यादा है, यानी कि वे मोटे हो चुके हैं और 25% सैनिक शराब के आदी हो चुके हैं। यानी भले ही चीन पूरी दुनिया में अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश करता हो, लेकिन यह सिर्फ उसका एक मायाजाल है और कुछ भी नहीं। इसके अलावा चीन की सेना की एक सबसे बड़ी कमी यह है कि चीन में हर नागरिक को 2 वर्ष के लिए सैन्य सेवाएं देना अनिवार्य है, यानी कि चीन के आधे सैनिक अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी में चीनी सेना में शामिल हुए हैं। चीनी सेना में 35% सैनिक ऐसे ही होते हैं जिन्हें अनिवार्य सेवाओं को कंप्लीट करने के लिए सेना में लाया जाता है और सैनिक बनाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि इंडिया का बच्चा बच्चा भी यहाँ की सेना के लिए सपोर्ट करता है और बड़ा होके एक सैनिक बनने का ख्वाब भी देखता है, जबकि चीन में ऐसा नहीं है। चीन के नागरिकों को ऐसा लगता है कि उनकी सेना दूसरे देशों से युद्ध करने की बजाय उनके नागरिकों के ही विचारों को दबाने के लिए बनाई गई है और इसीलिए चीनी सैनिकों की उनके नागरिकों द्वारा उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं की जाती। चीन के सैनिकों की कायरता से भरी हुई एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत चीन के सैनिक दक्षिणी सूडान में गए थे, जहाँ पे इन्हें एक शरणार्थी शिविर की सुरक्षा का काम दिया गया था। लेकिन जब विरोधी गुटों का हमला हुआ तो चीनी सैनिक डर के मारे अपने कैंपों से बाहर ही नहीं निकले और नागरिकों की सुरक्षा तो छोड़िए, यह अपनी सुरक्षा भी नहीं कर पाए। यह घटना वर्ष 2015 की है। इसी दौरान भारतीय सैनिकों की भी एक टुकड़ी
दक्षिणी सूडान गई थी और भारतीय सैनिकों को रिजर्व में रखा गया था। लेकिन जब विरोधियों का हमला होने के बाद जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई, वहां पे भारतीय सैनिकों ने जाकर विद्रोहियों से बेखौफ होकर लड़ाई की और उस एरिया पे दोबारा से अपना कब्जा किया। जबकि चीनी सैनिक ना तो शिविर की रक्षा कर पाए थे, ना ही अपने कैंप को भी बचा पाए थे। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो चीनी आर्मी है वो एक्चुअल में उतनी पावरफुल नहीं है जितने की इंडियन आर्मी है। दोस्तों, अगर इंडिया और चाइना के बीच कभी वॉर होती है तो क्या आप जानते हैं या कभी आपने सोचा है कि कौन सा कंट्री इंडिया के सपोर्ट में आएगा और कौन सा कंट्री चाइना के सपोर्ट में जाएगा? अगर नहीं तो आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं चाइना से। तो चाइना का एवरीवेदर फ्रेंड है पाकिस्तान, जो कि बिना किसी शर्त के चाइना के साथ जरूर जाएगा और जो कि पाकिस्तानी सेंटिमेंट से हर्ट है। और जहां पे इंडिया की बेमिसाल दोस्ती है वो है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान इस सीन में इंडिया के साथ आ जाएगा। और फिलहाल की परिस्थितियों पे नजर डालें तो ऐसा लगता है कि नेपाल चाइना का साथ देगा, और जबकि भूटान, जहां के बॉर्डर्स को इंडियन आर्मी ही प्रोटेक्ट करती है, वो जरूर इंडिया का साथ देगा, चाहे फिर यह युद्ध के टाइम पे अपनी जमीन का यूज करने देना ही क्यों ना हो। बीते दिनों की घटनाओं पे गौर किया जाए तो ऐसा लगता है कि तुर्की भी पाकिस्तान का मित्र होने की वजह से चाइना का ही साथ देगा। लेकिन इसका बड़ा विकल्प भारत के पास इजराइल के रूप में मौजूद है, जिसने पहले भी इंडिया का साथ दिया है। तो इजराइल डेफिनेटली इंडिया को ही सपोर्ट करेगा। इसके हालात भी काफी हद तक भारत जैसे ही हैं। यह भी अपने पड़ोसी देशों से काफी बुरी तरीके से परेशान है। चाइना को एक बहुत ही बड़ी पावर इजिप्ट की भी मदद मिल सकती है, क्योंकि इनके धार्मिक और राजनीतिक संबंध पाकिस्तान से बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसका भी बड़ा विकल्प भारत के पास जापान के रूप में मौजूद है, क्योंकि जापान के चीन के साथ संबंध अच्छे नहीं है। जापान ने चीन से पहले भी युद्ध में जीत हासिल की है और पिछले कुछ वर्षों में भारत के संबंध जापान के साथ काफी ज्यादा मजबूत हुए हैं। जिस तरीके से चीन ने पाकिस्तान को अपने साये में लिया है, उसी प्रकार से नॉर्थ कोरिया बहुत ही घातक हथियारों का परीक्षण करने के लिए काफी प्रसिद्ध है। यह भी चीन के ही साथ जाएगा। लेकिन जितनी बड़ी ताकत नॉर्थ कोरिया है, उतनी ही बड़ी ताकत भारत के लिए फ्रांस के रूप में मौजूद रहेगी। फ्रांस भी कट्टर इस्लामिक आतंकवाद से परेशान है और इसने पहले ही इमामों द्वारा फैलाए जाने वाले अंधविश्वासों के ज्ञान की प्रथा को समाप्त कर दिया है। और फ्रांस के भारत के साथ काफी अच्छे रिश्ते रहे हैं। फ्रांस युद्ध में मिलिट्री से लेके नए टेक्नोलॉजिकल हथियारों के रूप में भी मदद कर सकता है। और जब युद्ध में नॉर्थ कोरिया शामिल होता है तो इसके विपरीत साउथ कोरिया ऑब्वियसली इंडिया का ही साथ देगा, क्योंकि साउथ कोरिया के भारत के साथ काफी अच्छे संबंध हैं और यह एक बहुत बड़ी फौज भी है। और जैसे ही यह युद्ध काफी बड़े स्तर पर पहुंचने लगेगा तो दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर अमेरिका भी इंडिया का साथ दे सकता है। और ईरान अमेरिका का एक कट्टर विरोधी होने की वजह से चाइना के साथ जरूर जाएगा। जितना ज्यादा हम यूएसए के करीब हुए हैं, उतना ही हम ईरान से दूर होते गए हैं। यह एक सच्चाई है। इसके अलावा तुर्की और पाकिस्तान के सपोर्टिव देश हैं सीरिया, लिबनान और कुवैत, तो ये भी युद्ध में चाइना के साथ ही जाएंगे। ईरान के ऑपोजिट देश हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और जॉर्डन, तो ये भी इंडिया के साथ ही जाएंगे। दोस्तों, ये तो वो देश हैं जो कि इंडिया और चाइना के बीच में अगर वॉर होती है तो सीधे सीधे चाइना या फिर इंडिया की मदद करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज भी हैं जो कि इस युद्ध में काफी हद तक न्यूट्रल रहेंगे। ये कंट्रीज शुरुआती दिनों में किसी का भी सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, इसमें ये देश इनडायरेक्ट मदद जरूर कर सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ी शक्ति है रशिया। रशिया भारत की तरफ इनडायरेक्टली जरूर मदद कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रशिया हमेशा से इंडिया का ही साथ देता है, तो यहाँ पे क्यों नहीं? यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट ये है कि रशिया और अमेरिका के रिलेशंस
बहुत ही खराब है और अगर भविष्य में रशिया को अमेरिका के साथ युद्ध करना है तो चीन उसका एक बहुत बड़ा सपोर्टर होगा। तो इसलिए रशिया सीधे तौर पर इंडिया का साथ नहीं दे पाएगा। अगर समय के साथ साथ रशिया ने भारत की मदद कर दी तो यह भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्लस पॉइंट साबित हो सकता है और चाइना को मजबूरन हार माननी पड़ेगी। इसके अलावा भारत के पड़ोसी देश जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार किसी का भी पक्ष नहीं लेंगे, लेकिन हाँ, समय के साथ साथ हो सकता है ये देश भी चीन की तरफ जरूर जाएं। तो ये वो देश हैं जो कि सीधे तौर पर या फिर इनडायरेक्टली इंडिया की मदद करेंगे या फिर चाइना का पक्ष लेंगे। तो इन देशों को देखते हुए जैसे कि अमेरिका, रूस, जापान और फ्रांस, इन बड़े बड़े मजबूत आर्मी वाले देशों को देखते हुए भारत का पलड़ा यहाँ पर भारी लगता है और चाइनीज गठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। तो इससे आपको पता चल ही गया होगा कि अगर निकट भविष्य में इंडिया और चाइना के बीच में वॉर होती है तो क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और फन वाले वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।